नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि वहाँ पर आम्रपाली के कॉरपोरेट ऑफिस के बाहर एक बहुत अभूतपूर्व आंदोलन शुरू हो गया था और वहाँ पे रोज़ तमाम लोग इकट्ठा होते थे। वहाँ पर हमने एक रोस्टर सिस्टम बनाया हुआ था। जो लोग वहाँ पे आना चाहते थे और वहाँ धरना में शामिल होना चाहते थे, उन्हें अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाना था। और दोस्तों, जब इसकी शुरुआत अगस्त के पहले हफ्ते से हुई तो तकरीबन 500 लोगों ने अपना नाम लिखवाया और बहुत उत्साह के साथ उस आंदोलन में शामिल होते थे। और ये आंदोलन लगातार दोस्तों 59 दिन तक चला, जो कि तकरीबन 2 महीने का समय होता है। और ये बहुत लंबा समय होता है और इतने लंबे समय तक इतने सारे बायस को एक साथ एक मंच पे इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों, ये मुश्किल काम संभव हो गया उस अगस्त 2017 के महीने में। और रोज़ तकरीबन 200-250 लोग वहाँ पर जमा रहते थे और रात में भी वहाँ पे तकरीबन 40-50 लोग हमेशा रहते थे। कई बार कोई आदमी किसी वजह से वहाँ नहीं आ पाता था या कई बार वो आउट ऑफ स्टेशन जाते थे। इसलिए वहाँ पे जो रोस्टर सिस्टम था उसमें लोगों को फ़ोन करके इसकी इत्तला दी जाती थी और फिर वो आके वहाँ पे शामिल होते थे। तो दोस्तों, ये आंदोलन बहुत खूबी के साथ, बहुत मजबूती के साथ चलता रहा और 2 महीने के बाद सरकार ने भी खुद महसूस किया कि इस तरह का आंदोलन उनके खिलाफ चल रहा है, जो उनकी कमियों को उजागर कर रहा है। तो सरकार ने काफ़ी प्रस्ताव किए और जो आंदोलन के जो अग्रणी लोग थे उनसे लगातार सरकार संपर्क में थी और उनसे ये अनुरोध कर रही थी कि आप ये अपना आंदोलन जल्द से जल्द हटा लें, क्योंकि ये सरकार की बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, फ्लैट माइस की मंशा थी कि इस आंदोलन को आगे जारी रखा जाए, क्योंकि इस आंदोलन का वो प्रभाव देख रहे थे कि काफ़ी कितना असर है इसका आम जनता पे, मीडिया पे और ख़ास करके जो पॉलिटिकल सिस्टम है या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। क्योंकि इस आंदोलन की वजह से जो एक आंदोलन हमारा निर्जीव सा हो गया था, उसमें अचानक एक नई संजीवनी का इसने काम किया था और वो पूरे उत्साह के साथ, पूरी मजबूती के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था। और ये सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब था, इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। और इसी क्रम के अंतर्गत वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मिस्टर महेश शर्मा, वो संपर्क बनाए हुए थे। और एक दिन मुझे याद है, वहाँ सेक्टर 62 के वहाँ जो हमारा धरना का स्थल था वहाँ पर आए और उन्होंने कई वायदे किए कि आप कृपया करके अपना ये धरना प्रदर्शन यहाँ बंद कर दें, क्योंकि सरकार आपकी बात से सहमत है और वो आपके साथ पूरी सहानुभूति रखती है और हम जल्दी ही इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बस केवल एक चुनावी भाषण की तरह था। पहले भी सरकार ने कुछ नहीं किया था और आगे भी नहीं करना था। उनकी सिर्फ़ और सिर्फ मंशा इस आंदोलन को ख़त्म कर देने की थी। लेकिन दोस्तों, सितंबर के महीने तक हमने महसूस किया कि बायस की जो इंटरेस्ट था, जो अगस्त के पहले हफ्ते में जो था, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। क्योंकि 2 महीने का समय भी दोस्तों काफ़ी होता है और काम करने वाले लोग जो नौकरी करते हैं या जिनका अपना व्यवसाय है, अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए लगातार 2 महीने तक आंदोलन से जुड़े रहना एक बहुत लंबा वक्त होता है। तो इस तरह से वो आंदोलन की रफ्तार और आंदोलन की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और सितंबर के आखिरी हफ्ते तक ये बात साफ़ हो गई थी कि लोगों की पार्टिसिपेशन का जो लेवल है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और दोस्तों, एक वक्त ऐसा आ गया कि वहाँ पे दिन में तो लोग उपलब्ध हो जाते थे, 10-15 लोग, मगर रात में वहाँ पर विज़िल करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। सबों की अपनी मजबूरियाँ थी, हर आदमी परिवार के साथ रहना चाहता था और वहाँ पर वो रात में खुले में उन मच्छरों के बीच में कोई भी वहाँ पर
रुकने के लिए राजी नहीं था। तब भी कुछ वीर बांकुरे थे जो वहाँ पर रात बिताते थे और उस आंदोलन को जारी रखते थे। तो जब ये बात साफ हो गई कि अब ये आंदोलन की जो एक ऊर्जा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो इसको बहुत ज़्यादा देर तक खींचा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर वो आंदोलन का जो मकसद है वो बहुत हद तक पूरा हो गया था। क्योंकि आंदोलन का मकसद था कि एक जो मृत प्राय एक आंदोलन पिछले 6 सालों से चल रहा है उसको एक नई ऊर्जा दी जाए। तो उसमें ये बहुत हद तक सफल हो गया था। और आगे चूँकि वहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए बहुत इसको आगे तक बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए सितंबर के आखिरी हफ्ते तक में ये फ़ैसला किया गया कि इस अब प्रोटेस्ट को हम यहीं पर आगे रोक दें और अपने दूसरे प्रोटेस्ट के जो तरीके को इस्तेमाल करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हालांकि इस चीज़ में यूनानिमिटी नहीं थी, क्योंकि बायस के बीच में भी 2-3 धड़े थे जो ये इस तरह के डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते थे। तो दोस्तों, वैसे आंदोलन ख़त्म होने के बाद भी कुछ लोग वहाँ पे बैठते रहे और वो विजिल बरकरार रहा, मगर ये बात साफ हो चुकी थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ बायस थे वो इस आंदोलन से अब वो अलग हट गए थे और अब वो कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करने की सोच रहे थे। और हम लोग ने भी सोचा कि अब हमें कोई और दूसरा हथियार ढूंढना पड़ेगा इस आम्रपाली और अनिल शर्मा को काबू में करने के लिए। और हम इसी तरह से मिलते रहे और आपस में हमारी कन्वर्सेशन चलती रही। और फिर हमने ये महसूस किया कि यहाँ हमारे देश में एक ही संस्था है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सारे जो बड़े बड़े मामले हैं आखिरकार वहीं पे जाके फंसते हैं और लोगों को यदि न्याय मिलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ वहीं से मिलता है। हाँ दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हम बायस के बीच में ये धीरे धीरे ये बात साफ़ होने लगी थी कि हमें कहीं से भी अब मदद मिलने वाली नहीं है। जो भी हमें मदद दे देने का आश्वासन कर रहे हैं वो दरअसल संभव नहीं है। वो हमें खुश करने के लिए तो हमें कह देते कि हाँ हम मदद करेंगे, मगर हमारी दरअसल कोई मदद हो नहीं पा रही थी। चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, या पुलिस हो, या पूरा का पूरा सिस्टम हो, हमें मदद कहीं से नहीं मिल रही थी। और हम ये भी देख रहे थे कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जो हमारा केस है वो बहुत मंथर गति से चल रहा था। क्योंकि दोस्तों, सितंबर अक्टूबर तक आते आते तकरीबन 1.25 साल हो गए थे हमें केस फाइल करते हुए, और अभी तक वहाँ पे आर्ग्यूमेंट की स्टेज नहीं आई थी। क्योंकि बाद में हमने महसूस किया था कि मई 2017 के बाद आम्रपाली के जो रिप्रेजेंटेशन थी वहीं आना बंद हो गई और तकरीबन 4 हियरिंग ऐसी चली गई जब आम्रपाली की ओर से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। क्योंकि शुरू में तो उन्होंने बहाना बनाया कि हमें नोटिस नहीं मिला है, लेकिन जब उन्हें नोटिस थमा दिया गया तो उनके पास और कोई चारा नहीं था। और आम्रपाली को अपनी गलतियों का एहसास था, उसको पता था कि उसकी गलतियों की सज़ा वहाँ पे कोर्ट में मिलेगी और ये बस केवल टाइम की बात है। इसलिए उन्होंने समझा कि बहुत अच्छा तरीका है कि हम इस हियरिंग में जाए ही नहीं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि यदि वो इसी तरह से अनुपस्थित रहते तो एक्स पार्टी भी फैसला आ सकता था। लेकिन हम कोर्ट के जो स्लो प्रोसेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और वो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं थी। इसलिए हम एक विकल्प के बारे में सोच रहे थे। और इसी बीच हमारे बीच में ये चर्चा हो गई कि हमें अपना रीट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फ़ाइल करना चाहिए। क्योंकि आम्रपाली और उसमें जो वायर्स जुड़े हुए हैं उनकी समस्या अब आम हो चुकी थी। देश में शायद ही कोई ऐसा प्रबुद्ध इंसान होगा जिसे आम्रपाली की समस्या के बारे में पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी यहीं हमारे देश का ही एक संस्था है, तो उन्हें भी इस बारे में जानकारी थी। तो हमें ये आशा थी कि यदि हम अपनी
पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करेंगे तो वहाँ से हमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी मदद मिलेगी जिससे हमारे घर मिलने का जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। अब समस्या ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम पिटीशन फ़ाइल कैसे करें, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो सिस्टम है वो दूसरे कोर्ट से अलग है। वहाँ पर एक बार आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद दूसरी बार पिटीशन फाइल करना इतना आसान नहीं होता। तो हमें ये भी डर था कि यदि हमारी पिटीशन किसी भी वजह से वहाँ रिजेक्ट हो गई तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाने का भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। और इनफैक्ट वही हुआ। कुछ चंद बायस ने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, मुझे लगता हो जेपी का प्रोजेक्ट था, उसके लिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया था। इनफैक्ट मैं बताऊं, जैसे आम्रपाली के अंदर प्रॉब्लम थी वैसे ही जेपी ग्रुप के अंदर भी प्रॉब्लम थी और तकरीबन वो साथ साथ चल रहा था। हालांकि उनकी समस्याएं अलग थी, मगर तकरीबन दोनों में स्थिति यही थी कि बिल्डर्स ने बुकिंग करने के बाद उन्हें सालों लटका के रखा हुआ था और बड़े बड़े वायदे करने के बावजूद भी उन्हें फ्लैट बायर्स को उनका घर नहीं मिल रहा था। बहुत सारी समानताएं थी। इनफैक्ट कई बार हमारी जो ट्विटर की जो कैंपेन होती थी उसमें केवल आम्रपाली के नहीं, दूसरे ग्रुप के भी जो बाय सफ़र कर रहे थे, चाहे वो जेपी के हों या यूनिटेक के हों या सुपरटेक के हों या अर्थ ग्रुप के हों, सारे के सारे पार्टिसिपेट करते थे। और हमें पता था कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यही प्रॉब्लम है जो हमारे आम्रपाली के अंदर है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कुछ बायस जो वो जेपी ग्रुप के थे, उन्होंने पिटीशन फाइल करने की कोशिश की और उनका पिटीशन रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी बहुत डिमोरलाइज करने वाली खबर थी। लेकिन फिर ये भी हमें सुनने में आया कि उसमें से एक जज ने उन्हें दोबारा मौका दिया, क्योंकि एक जो लॉयर्स थे जो बड़े काबिल थे, उन्होंने मामले को उठाते हुए कहा कि ठीक है, हमारा पिटीशन फाइल करने का तरीका भले ही गलत हो, मगर जिस मकसद के लिए पिटीशन फाइल किया जा रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और काफ़ी पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में है, इसलिए इसको इस तरह से रिजेक्ट नहीं किया जाए। और कोर्ट ने उनकी अपील मान ली। तो आखिरकार उनका पिटीशन फाइल हो गया। अब समस्या ये थी कि हमारे आम्रपाली की तरफ से पिटीशन कौन फाइल करे। और दोस्तों आखिर में वो दिन भी आ गया जब आम्रपाली ड्रीम वैली से विक्रम चैटर्जी एंड कंपनी ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल कर दिया। और उस रिट पिटीशन को फाइल करने वाले नायक थे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही गुणी और बहुत ही अनुभवी वकील एमएल लाहोटी, जिन्हें खास करके बिल्डर के खिलाफ केस लड़ने का बहुत ही अच्छा खासा अनुभव था। बहुत ही गुणी और बहुत ही अनुभवी वकील थे और उन्होंने आखिरकार आम्रपाली का रिट पिटीशन विक्रम चैटर्जी के नाम से वो 2017 सितंबर में वो फाइल कर दिया। और दोस्तों ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे घर के लड़ाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब देखना ये था कि दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी लोग क्या इस रिट पिटीशन को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों जब हमें इसकी जानकारी मिली कि हमारे आम्रपाली ड्रीम वैली में से ही कुछ लोगों ने रिट पिटीशन फाइल कर दिया, तो हम आपस में ये चर्चा करने लगे कि हमें भी ये रिट पिटीशन ज्वाइन करनी चाहिए। हालांकि हमने ये तय नहीं किया था कि क्या हमारे रिट पिटीशन के लिए जो वकील रहेंगे वो मिस्टर एमएल लाहोटी ही रहेंगे या कोई और रहेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हमने ये पता करना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से बड़े बड़े नामी गिरामी और अनुभवी वकील हैं। और हम कई वकीलों से मिले और वहाँ हमारे ड्रीम वैली हाई राइज के और भी लोग आया करते थे। मुझे खास करके एक याद है, एक हमारे सीनियर वकील मिस्टर गोयल थे, जिनका दफ्तर बंगाली मार्केट में था। वहाँ पर जाना तय हुआ और वहाँ हाई राइज से कुछ लोग थे जिनका नाम मुझे ध्यान आता है। हितेश नक्शी थे जो कि काफ़ी मजबूती से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। राहुल कश्यप थे और हरिश्याम ठाकुर थे। तो ये सब लोग ड्रीम वैली के थे और
इनकी पूरी योजना थी कि ये भी विक्रम चैटर्जी वाली पिटीशन को ज्वाइन करे और इसके लिए उन्हें एक अनुभवी वकील की तलाश थी। दोस्तों, मुझे भी इसकी जानकारी हरीश श्याम के थ्रू हुई कि इस तरह की योजना बन रही है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी ड्रीम वैली का ही हिस्सा हूँ, हमारा ड्रीम वैली में ही अलग विला का प्रोजेक्ट है, तो मैं आप लोगों को ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी और हम सारे बायस भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं। तो ये अच्छा होगा कि मैं भी आपके साथ चलूँ। तो दोस्तों, मैंने भी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया और मिस्टर गोयल से उनके बंगाली मार्केट ऑफिस में 3-4 बार हमारी मुलाकात हुई। गोयल साहब ने हमारे मामले को समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ता है नहीं, वैसे आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आप चाहते हैं, आपको पहले ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप प्रेयर क्या लगाना चाहेंगे। प्रेयर बोले तो दोस्तों, दरअसल जब आप अपनी रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं तो जिस तरह का आप न्याय चाहते हैं, जिस तरह की डिसीजन आप कोर्ट से उम्मीद करते हैं, तो उसको प्रेयर कहते हैं। तो गोयल साहब का कहना था कि हमारी प्रेयर क्या होगी। हम पिछले 8 साल से अपने घर का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा है। हमने 90 से 95% पेमेंट तक दे दिया है। तो हमें क्या प्रेयर में ये बात कहनी चाहिए कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए, आम्रपाली हमारा पैसा वापस करे, या आम्रपाली हमें घर बना के दे। फिर उन्होंने कहा कि आम्रपाली की अभी स्थिति ऐसी है कि वो पैसा तो आपका दे नहीं सकता है और काम शुरू होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये अच्छा होगा कि यदि आप कोर्ट से ये प्रेयर करें कि कोर्ट कृपया हमें इजाज़त दे कि चूँकि इस हमारे मामले में अथॉरिटी भी कुछ नहीं कर रही है, बिल्डर का कुछ पता है ही नहीं, जहाँ तक पैसे वापस करने की बात है ये जग जाहिर हो चुका है कि आम्रपाली ने पैसे सारे डाइवर्ट कर दिए हैं, तो आखिर रास्ता क्या है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट हमें इजाज़त दे कि इस प्रोजेक्ट को हम खुद पूरा करें। गोयल साहब के ये कहने से वहाँ जो बायस हमारे साथ ड्रीम वैली के थे, उन्होंने तुरंत कहना शुरू किया कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे ड्रीम वैली में तकरीबन 8000 फ्लैट्स हैं और 60 टावर्स हैं। इतने सारे बायस को ये मनाना कि हाँ प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये असंभव काम है, क्योंकि देखिए, हम आम आदमी हैं, हम अपनी नौकरी करते हैं या अपना काम करते हैं, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहेंगे। और यदि ये रास्ता होगा तो बल्कि हम इस मामले को भूल जाना पसंद करेंगे, आम्रपाली की इन्वेस्टमेंट को एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाएंगे, और ये संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। गोयल साहब ने मुझसे कहा कि आपका प्रोजेक्ट तो छोटा है, आप चाहे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वहाँ पर यूनानिमिटी हो गई, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर गोयल साहब के पास नहीं गया था, हमारे सारे वहाँ ड्रीम वैली के हाई राइज के लोग थे और हम वहाँ पर एज अ टीम गए थे। तो वहाँ पर जब मेजॉरिटी के बायस ने ये ऑप्शन लेने से मना कर दिया, तो मेरे लिए भी वो ठीक नहीं था कि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए बात करूं। वैसे भी मिस्टर गोयल ने जो अपनी एस्टीमेट्स बताई थी सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला उठाने की, वो काफ़ी हमारे लिए महंगे साबित होने वाले थे। और हमारे प्रोजेक्ट में जहां 379 मेंबर्स हैं और हमें 150 से ज़्यादा मेंबर्स की जानकारी नहीं है, उसमें से भी तकरीबन केवल ऐसे 30-40 मेंबर्स ही हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। तो वैसे लोगों के बीच में यदि कोई 20-25 लाख रुपए का खर्चा हो और हर बायर्स को 1.5-2 लाख रुपए बियर करने की बात है, तो ये भी हमारे लिए संभव नहीं था। तो ये सब सोच के वो मामला वहीं ख़त्म हो गया दोस्तों। और फिर हम ये सोचने लगे कि चूँकि हमारी रिट पिटीशन ऑलरेडी एमएल लाहौटी साहब सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे और गुणी वकील हैं, हमने भी उनके बारे में पता किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने काफ़ी अच्छा पाया। और हमें लगा कि चूँकि वो आम्रपाली का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दूसरे लोग भी यदि वो पिटीशन में शामिल करना चाहेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और पैसे के हिसाब से भी ये हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन होगा। तो ये सोच के हम 4-5 लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हमें एमएल लाहौटी साहब से जाके मिलना चाहिए। हरीश श्याम से मैंने उनके ऑफिस का नंबर मांगा, उन्होंने
लाहौटी साहब के जो असिस्टेंट है प्रणव, उनका नंबर दिया और प्रणव से हमारी बात हुई और हमने कहा कि देखिए हम भी ड्रीम वैली में ही हैं, मगर हमारा प्रोजेक्ट अलग है, हमारा विला का प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि जो पिटीशन लाहौटी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया है हम भी उससे ज्वाइन करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सो आपका स्वागत है, मगर उसके लिए आपको लाहौटी साहब से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा और ये सारी बात उनको बतानी पड़ेगी। फिर ये मामला लाहौटी साहब और आपके बीच में है, क्या फ़ैसला होता है उसके अनुसार फिर आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाहौटी साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया और उस मुकर्रर तारीख़ को हम 4-5 लोग वहाँ लाहौटी साहब के दफ्तर में पहुँच गए। लाहौटी साहब से काफ़ी डिटेल में बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका मामला समझ रहा हूँ, मगर आपका मामला काफ़ी यूनिक है और मुझे लगता है कि आप यदि इस पिटीशन का हिस्सा बने तो आपके लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट छोटा है बनिस्पत के हाई राइज के लिए, तो ये एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने आज तक आपके प्रोजेक्ट के बारे में सुना नहीं, हाई राइज के भी लोगों यहाँ पर आए थे और उनका पिटीशन भी मैंने फ़ाइल किया है, मगर उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की थी। हमने कहा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बता रहे हैं कि ये भी ड्रीम वैली का ही हिस्सा है। इनफैक्ट ड्रीम वैली का ओरिजिनल प्रोजेक्ट था वो विला का ही था, हाई राइज को उन्होंने बाद में ऐड किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बेशक ये पिटीशन ज्वाइन कीजिए। और लाहौटी साहब से बात करने के बाद हमें एहसास हो गया कि ये हमारे लिए सही वकील साबित होंगे, क्योंकि उनकी कानून की जानकारी या उनका जो व्यक्तित्व था या उनका जो अनुभव था वो हमें काफ़ी अपील किया। और हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट में यदि हमारी पिटीशन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई आदमी सही है तो ये एमएल लाहौटी साहब ही होंगे और हमें एमएल लाहौटी साहब को हायर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने मन वही बना लिया था। फिर लाहौटी साहब से फ़ीस वगैरह के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप कम से कम यदि 50 लोग इस पिटीशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं हर आदमी से 10,000 रुपये लूँगा और बाकी जो इनकी कोर्ट की फ़ीस होती है 2,000 रुपये वो आपको देना पड़ेगा। तो कुल 12,000 रुपये का खर्च था, मगर उसके लिए 50 आदमी चाहिए होंगे। हमने कहा देखिए, हमारी जहाँ तक जैसी बात हुई है 25-30 लोग तो इसके लिए रेडी है और अल्टीमेटली जो 50 की गिनती है वो भी पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कोई बात नहीं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आप आ जाइए, कल ही से आप आ जाइए, जितने लोग आ सकते हैं, और यहाँ पर अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिटीशन फाइल करने का रास्ता साफ़ हो गया। और उस दिन जब एमएल लाहौटी के दफ्तर से हम निकले, वो शायद दिसंबर 2017 का महीना था। उसके बाद हमारे बीच में यूनानिमिटी हो गई कि हम बायस के बीच, हम ड्रीम वैली विला के बायस को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है और ये मामला ऐसी वर्षों लटका रहेगा। इसलिए वैसे भी यदि कंज्यूमर कोर्ट में यदि फ़ैसला हमारे हक़ में भी आ जाता तो दोस्तों, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर होता है। तो ये बहुत नेचुरल सी बात थी कि आम्रपाली यदि अपना केस नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में हार जाता तो उसके बाद नेचुरली वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता। तो वैसे भी हमें सुप्रीम कोर्ट आना ही था, तो हमने सोचा कि अब हम उसके लिए आगे वेट क्यों करें, हमें अभी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी तो हमें बस उसके साथ टैग होना था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला कर लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें दूसरे बायस को इसके लिए तैयार करना था। मैं आपको बताऊं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप 2015 से चल रहा था, जो बेसिकली बायस को, हमारे सारे ड्रीम वैली विला के बायस को एक मंच पे लाने की कोशिश थी। शुरू में तो हमारे पास ड्रीम वैली विला के दूसरे जो बायस थे उनका पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे लोग मिलते गए, जुड़ते गए, इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बार जब हमारी मीटिंग 2015 में मोहित गुप्ता के साथ हो रही थी
तो एक हमारे साथी शायद वो डॉक्टर फ़हरीन थी, उन्होंने ही कहा था कि हमारी जो बात हो रही थी उस समय हम बातें उनसे एस्क्रो अकाउंट के संदर्भ में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप मोहित गुप्ता से इस बात को उठाइए कि आप हमें कम से कम ये तो पता चले कि हमारे प्रोजेक्ट में दूसरे लोग कौन हैं, क्योंकि जहाँ एस्क्रो अकाउंट खोलने की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें दूसरे लोगों को भी अपने साथ में लाना पड़ेगा। तो उनका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा था और उनके ही प्रस्ताव की बदौलत से मोहित गुप्ता के थ्रू हमें वो लिस्ट मिल गई जिसमें तमाम हमारे ड्रीम वैली विला के बायस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स की जानकारी थी और उसको पर्सनली हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और तब ये हमारा ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप जो 2015 में सिर्फ 25-30 लोगों के साथ था, वो बढ़ के ऐसा हो गया कि उसमें तकरीबन 250 बायस आ गए। कुछ कॉमन थे, कुछ कपल्स थे, फिर भी मुझे लगता है 180 से 190 बायस हमारे उस ग्रुप का हिस्सा थे, जो तकरीबन जितने भी विलाज हैं उसके कम से कम आधे के बराबर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। तो हमारे पास वो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें हमारे 50% लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स थे और उनसे लगातार संवाद होता था। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते थे, मगर हमारे मामले में क्या हो रहा है उससे वो जानकारी ज़रूर रखते थे। तो दोस्तों, हमने लोगों को साथ में जोड़ने का फ़ैसला किया और इस बात में हम व्हाट्सएप पे इसकी चर्चा करने लगे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर दें। तो दोस्तों, धीरे धीरे यूनानिमिटी बनने लगी, क्योंकि दूसरे बायस भी इस चीज़ से काफ़ी दुखी थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था और उनको भी ये एहसास हो गया था कि हमें ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन है ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी कवायद हमने दिसंबर 2017 के आखिरी हफ्ते से की और इसमें अगला हमें 3-4 महीने लग गए दोस्तों। और ये अप्रैल के शायद वो 3 या 4 अप्रैल था जब हमने फाइनली हम 30 के करीब लोग वहाँ पर लाहौटी साहब के दफ्तर में पहुँचे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्हें 10,000 रुपये का जो उनकी फ़ीस थी और 2,000 रुपये की कोर्ट फ़ी, 2 अलग अलग चेक 10,000-2,000 रुपये के दिए। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिटीशन फाइल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये अप्रैल 2018 का समय था जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपने घर की लड़ाई के लिए अपनी पिटीशन फाइल कर दिए थे। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिला? इस मामले में आगे क्या हुआ? क्या जो आम्रपाली की जो प्रॉब्लम्स जो इतने लेयर्स में इन्वॉल्व थी, जिसका तह का कुछ पता नहीं था, क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने उन तहों को खोलने की कोशिश की? इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो पिछले 9 सालों से इस देश के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स के रूप में उभरी हुई थी और जिससे 45,000 बायर्स और उनके करीब 2 लाख उनके घर के सदस्य इस प्रॉब्लम से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका हल ढूंढा? दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आप इंतज़ार कीजिए, वो बहुत जल्द आएगा आपके पास। और मैं आपको इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि कल ही हमें एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारे प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है वो ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट्स को मिल गया है। एनबीसीसी ने इसकी टेंडरिंग की थी 2 महीने पहले और ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट्स इकलौते बिल्डर थे जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइनली पिछले महीने में एनबीसीसी ने उनका नाम क्लियर कर दिया और ये उनको वर्क ऑर्डर दे दिया। और दोस्तों, परसों यानी कि 6 जुलाई 2020 से हमारे ड्रीम वैली 1 प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे पिछले 5 साल से काम बंद था, फाइनली काम शुरू हो गया। दोस्तों, अभी बहुत शुरुआत की प्रक्रिया है, क्योंकि 5 साल से जो प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा रहता, उसमें बहुत सारी चीज़ें
वो करनी पड़ती हैं। पहले वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जितना रिपेयर का काम होता है वो करना पड़ता है, और उसके बाद असली जो कंस्ट्रक्शन का काम है शुरू होगा। तो दोस्तों, उसके लिए अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात है वो शुरू हो गया है 5 साल इंतज़ार करने के बाद दोस्तों। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एनबीसीसी और ख़ास करके हमारे जो लॉयर हैं मिस्टर एम एल लाहौटी, मैं उनको अपने प्रोजेक्ट आम्रपाली ड्रीम वैली की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये एपिसोड बंद करता हूँ। आप आराम से रहिए, आप खुश रहिए और आप सुरक्षित रहिए। And I hope you'll be fine, and very soon I'll come with my next episode. So thank you guys, take care, thanks for listening to me for more than half an hour, and thank you very much, and I love you all. God bless you.